गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर 10 साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पहला पार्ट। उसमें हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और लाइट के बारे में, और इंट्रोडक्शन हुआ था मिरर का। आज हम लोग मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मिरर दो तरह के हमने बताए, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? जिसकी जो सरफेस है वो प्लेन होती है, कर्व्ड नहीं होती, मतलब गोली नहीं होती या उबड़ खाबड़ या रफ नहीं होती। स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस को कहा जाता है प्लेन मिरर। दूसरा जो टाइप है वो है स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिसमें रिफ्लेक्शन होना है, वो सरफेस कर्व्ड हो। कर्व्ड मतलब घूमी हुई, थोड़ा सा गोल हो, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड। जो मिरर की होती है उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब शुरुआत करते हैं कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर है क्या? कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड कर्व्ड रहती है, अंदर की ओर कर्व्ड रहती है। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड रहती है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। मतलब मिरर तो आप जानते हैं कि एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, एक तरफ से अनपॉलिश्ड होता है, एक तरफ चमकीली सरफेस होती है, दूसरी तरफ से ये पॉलिश होता है। तो मिरर ही है, बस थोड़ा सा कर्व्ड है, इनवर्ड। तो जो अंदर की तरफ थोड़ा सा कर्व्ड है उसको हम कह रहे हैं कॉनकेव मिरर। अब जो नॉर्मल अगर आप हाथ में मिरर लेंगे तो आपको इतना ही देखने को मिलेगा। एक तरफ चमकीली सरफेस, गोला होगा ये, एक तरफ चमकीली सरफेस और एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस। तो सपोज ऐसा, जैसे ये हाथ दिख रहा है हमारा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई इसकी और पीछे साइड में पॉलिश्ड सरफेस हो गई इसकी, और इतना साइज का गोला सा मिरर है। अब इस मिरर में और क्या क्या हो सकता है, इतना तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें जो नहीं लिखा रहता, आप जब से हाथ में लेते हैं मिरर को और जो नहीं लिखा रहता उसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। तो पहला चीज होता है पोल। पोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल क्या है? जो ये पूरा गोला है सर्कुलर, हमारे पास जो मिरर है उस सर्कुलर मिरर का जो सेंटर है, केंद्र है, उसको हम कहते हैं पोल। ठीक, इसको बनाया कैसे जाता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए पहले। सपोज ये कोई खाली गोला है, कांच का, शीशे का एक गोला है, पारदर्शी है, इधर उधर दिख रहा है। हमने क्या किया, इसे बाहर से पॉलिश्ड कर दिया, पूरा बाहर से पॉलिश्ड कर दिया। ठीक, ऐसे बनाया नहीं जाता, हम समझने के लिए बना रहे हैं। इसको हमने पॉलिश कर दिया और हमने क्या किया कि मशीन द्वारा, सपोज कि मशीन द्वारा इसको हमने ऐसे पार्ट में काट लिया और इसको अलग कर लिया। तो जो ये हमने अलग किया है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। गोला इन द सेंस सर्किल नहीं, गोला जैसे बॉल होती है ना क्रिकेट वाली, अंदर से खाली बाहर से भरी वो कवरिंग होती है, जस्ट उसी तरह का गोला। अब गोले को तो 3D में बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको सर्कुलर हम बना रहे हैं। तो सर्कुलर जो हमारे पास स्फीयर है उसको हमने एक साइड कट कर लिया, ये हमने कट कर लिया। तो इसका जो सेंटर है वो पोल कहलाया और इसका
कहीं ना कहीं इस स्फीयर का सेंटर भी होगा ना, गोला है, बॉल है, तो उसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो इसका जो सेंटर है, सपोज यहाँ पर है, ये वाला सेंटर, इसको हमने काटा था, तो ये इसका सेंटर तो होगा ना कहीं ना कहीं। सेंटर यहाँ पे है, मतलब पोल हो गया और ये हो गया इसका सेंटर। इस गोले से काटने के बाद हमें इतनी चीज़ें पता चलेगी। अभी हम देखते हैं इस गोले का जब सेंटर है और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, बिल्कुल रेडियस होगा। और इस रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा नाम बदल जाता है, मैथमेटिक्स में होते तो सीधे स्फीयर, सेंटर और रेडियस कहते हैं, लेकिन हम ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, लाइट के सापेक्ष इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कर्व का सेंटर यहाँ पर है और रेडियस ये दूरी है। ठीक, तो तीन चीज़ें हो गई, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या है? जो ये गोला है हमारे पास, गोला है ना, इसका कुछ ना कुछ डायमीटर भी होगा, व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो जो भी इसका व्यास होगा, मतलब जो भी इसका डायमीटर होगा, उसे हम कहते हैं अपर्चर। हिंदी में कहेंगे द्वारक, इंग्लिश में अपर्चर। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द टोटल लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो जितनी भी लेंथ होती है इसकी, ठीक है, जितनी भी लेंथ होती है इस कर्व की, डायमीटर की, उसी लेंथ को, उसी डायमीटर को हम कहते हैं द्वारक। ठीक है, तो ये हो गया अपर्चर। अब फोकस के बारे में जानते हैं। फोकस क्या है? क्या होता है कि यहाँ जो सेंटर का पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो पोल है, इसको अगर हम आधा कर दें तो हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम कहते हैं फोकस। इसकी डिफिनेशन जो है हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे कि इसकी डिफाइन कैसे करेंगे। अभी तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस, ऐसे भी कहा जा सकता है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि और क्या बढ़िया इसकी डिफिनेशन निकल कर आएगी। अच्छा, एक चीज़, अब हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। ठीक है, पोल मतलब सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी इन तीनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने जाना कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। समझ गए? ठीक, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि जैसे एक कांच का स्फीयर है, इसको हमने कट कर लिया, बाहर से पेंट कर दिया और कट कर लिया, तो कुछ इस तरह का पार्ट हमारे पास कट कर बाहर आया। अब इस पार्ट का कुछ गोला टाइप का होगा पार्ट, जाहिर सी बात है, तो इसका जो सेंटर है, जो इसका सेंटर है वो पोल कहलाएगा। जो इस स्फीयर का सेंटर था वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर। ठीक, and the line joining the center of curvature, focus and pole is called principal axis। हो गया रिव्यू?
अभी दूसरे टाइप वाला जो होता है उसको भी जान लेते हैं इसी तरह से कॉन्वेक्स वाले के बारे में। ये पार्ट होते हैं इसमें। अब कैसे रिफ्लेक्शन होता है इसमें वो हम आगे देखेंगे। तो पहले जो दूसरा है उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये तो कॉनकेव था, कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स, सपोज एक स्फेयर है और इसको ऐसा जुगाड़ किया हमने कि अंदर से पेंट कर दिया। इसको हमने अंदर से पेंट कर दिया और इसका ये पार्ट हमने कट कर लिया, यहाँ से इतना पार्ट हमने कट कर लिया। तो ये कुछ ऐसा जब बाहर निकलेगा तो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा कुछ, है ना, अलग है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होती है। ठीक है, ये बाहर की तरफ कर्व्ड हो गई, इसको हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा। सेंटर यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, इधर अंदर साइड में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस भले इधर है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा। पोल तो हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जो सेंटर होगा उसे पोल कह देंगे, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर की डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके हाफ को हम कह देंगे फोकस। ठीक, और जो लाइन इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करेगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। परफेक्ट नहीं बना है, समझने के लिए काफ़ी है। ठीक, तो वही चीज़ है, बस इसकी साइड थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में आगे की ओर था, फोकस आगे की ओर था, इसमें पीछे की ओर। समझ पाए हैं? चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेजेस बनती हैं और रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। तो इसको जानने के लिए पहले हमें एक कॉनकेव मिरर बनाना होगा और जो जो उसमें पार्ट होते हैं उनको भी ड्रॉ करना होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ले लिया हमने। इसका कहीं ना कहीं पोल है, बना दिया हमने। कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बना दिया हमने। फोकस भी होगा, बना दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, बना दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मिरर है हमारे पास। अब सपोज मिरर है, मिरर से बहुत दूरी पर, इन्फिनिटी पर, अनंत पर, बहुत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज सूरज रखा है। अब उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और इसमें रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है उसको पहले समझना है। तो जो भी लाइट आती है, मान लो सपोज लाइट रे ऐसे आ रही है, अभी अगर ऐसे होता, सीधा प्लेन मिरर होता, लाइट ऐसे आती तो जितने एंगल से गिरेगी उतने एंगल से लौट जाएगी उसी में, इधर से आती भी इधर ही लौट भी जाती। लेकिन यहाँ पर ये कर्व्ड है, थोड़ा सा अलग है। तो जो अलग हो रहा है वो क्या करेगा, इस लाइट रे को ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब लाइट रे गई तो ऐसे, लेकिन रिफ्लेक्ट ऐसे हुई। और यहाँ पर जो इसका नॉर्मल पॉइंट होगा, नॉर्मल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने नॉर्मल के बारे में पढ़ा था ना, नॉर्मल कुछ ऐसी ड्रॉ होगी और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब यहाँ पर लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट बैक हुई। रिफ्लेक्ट कैसे हुई? नॉर्मल जिस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। और प्लेन मिरर होता तो अगर सीधी गिरती 90 डिग्री पर तो 90 डिग्री पर ही लौट जाती। लेकिन यहाँ पर जो इसकी सरफेस है वो कर्व्ड होने के कारण लाइट रे जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब ये अगली देखते हैं। और लाइट रे ले लेते हैं। अब लाइट रे आई इस तरह से और लौट करके फिर से दोबारा रिफ्लेक्शन होगा और ऐसे गई। मतलब इनका जाने का पाथ ऐसा है और आने का पाथ ऐसा है। तो यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसा। ये नॉर्मल हो गया, ये इसका इंसिडेंस और ये इसका रिफ्लेक्शन। मतलब हर जगह पर हर लाइट रे के लिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। जितनी भर लाइट रे आएंगी वो सब रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएंगी। ठीक, तो जब सब रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएंगी तो अलग अलग जगह पर एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी लाइट रे जब इन्फिनिटी से आती हैं, सपोज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है और बहुत ही ज़्यादा दूरी पर, ठीक, बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इससे जब लाइट रे आएंगी तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ये हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगी और मिरर से जाकर टकराएंगी तो जब लौटेंगी तो ये फोकस से होकर लौटेंगी। ठीक, तो फोकस से होकर ये लौटी। और देख लेते हैं नीचे वाली। इस तरह से लाइट रेज गई और फोकस से होकर लौट गई, इस तरह से गई और फोकस से होकर लौट गई, फोकस। ठीक, तो ये सारी लाइट रे आ तो यहाँ से रही हैं इन्फिनिटी से और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, लेकिन लौट करके कहाँ मिल रही हैं? फोकस पर, एक पॉइंट पर। कहाँ मिल रही हैं? एक पॉइंट पर। तो जो इमेज है, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी, इसकी जो इमेज बननी है वो बनेगी फोकस पर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? फोकस पर। कितनी बड़ी बनेगी? पॉइंट साइज की, बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट बैक होकर एक पॉइंट पर सारी लाइट रेस मिल रही हैं, इसलिए जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज्ड होगी। रियल और इन्वर्टेड के बारे में क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, रियल, वर्चुअल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो रियल इमेज वो होती है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, मतलब किसी स्क्रीन पर प्राप्त कर सकें। जैसे जो सिनेमा घर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो पर्दे पर बनती है ना, वो रियल इमेज है। लेकिन जो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकती, जैसे गाड़ी के शीशे में जो व्हीकल का शीशा होता है उसमें जब हम देखते हैं तो हमें अपनी इमेज तो दिखती है, पीछे की भी इमेज दिखती है, लेकिन वो शीशे के अंदर होती है। पर शीशे के अंदर जगह थोड़ी है कि पीछे उतनी ही जगह है, वो तो बस इमेज दिख रही है और उसको हम स्क्रीन पर नहीं ला पाएंगे, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और जो रियल इमेज जिसको स्क्रीन पर हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, सिनेमा घर है, इनमें जहाँ पर प्रोजेक्टर से हम किसी इमेज को स्क्रीन पर डाल रहे हैं, सीधे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसको हम कहते हैं रियल इमेज। और जो इमेज हमें शीशे के अंदर मौजूद लगती है, प्रतीत होती है कि ये शीशे के अंदर बन रही है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, और इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या है? मतलब जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह की अगर इमेज बने, अगर सीधा खड़ा है इंसान तो सीधी इमेज बन जाए तो उसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। और अगर उल्टी इमेज बनती है, कहीं कहीं उल्टी भी बनेगी, आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे, तो जहाँ पर उल्टी इमेज बन जाती है उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक, तो रियल इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, इरेक्ट और इन्वर्टेड हो गया। तो अभी जो पहला केस है, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन।
तो पहले केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और उससे जो लाइट रेज आ रही हैं वो मिरर पर पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होकर एक पॉइंट पर मिलती हैं और इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और ये जो फोकस है इसी पर इमेज बन जाती है। तो आपको इमेज फॉर्मेशन में 4 चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। पहली बात तो इमेज बन कहाँ पे रही है, फोकस पे बन रही है। इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज्ड है, पॉइंट के साइज की है, बिंदु के आकार का। रियल है कि इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है, ये रियल इमेज है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्क्रीन रख देंगे, कोई छोटी सी स्क्रीन सपोज रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर बन जाएगी और इधर से हम देखेंगे तो हमको वो इमेज दिखेगी। मतलब कि हम उसको स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। जब स्क्रीन पर आ जाएगी तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं। और ये इन्वर्टेड रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, ये पॉइंट साइज्ड होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक, इन्वर्टेड क्यों होगी वो हम आगे के केसेस को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी हमने पिछले जब हमने इंट्रोडक्शन बताया था कॉनकेव मिरर का, तो हमने कहा था कि फोकस को आगे डिफाइन करेंगे। तो फोकस को अब फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि जब पैरेलल लाइट रेज मिरर से स्ट्राइक करके लौट कर जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे फोकस कहा जाता है। द पॉइंट एट विच लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन with concave mirror when they are coming from infinity, this point is called focus। ठीक है, तो ये आपका पहला केस हो गया आज। अब बाकी केसेस के बारे में, इसमें कुल कॉनकेव मिरर में 6 केस हैं और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस हैं। कुल मिला के 8 केस आपको पढ़ने हैं मिरर में। तो पहला केस आज आपका कंप्लीट हुआ है। जो ना समझ में आया होगा उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, दोबारा समझना होगा तो फ़ोन पर वॉइस कॉल करके आप हमें पूछ सकते हैं, और नहीं है तो क्वेश्चन लिख करके आप फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, मैं उसको आंसर लिख के आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक।